अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है जी। हाँ, क्या तैयारी कर रही थी इसके लिए? शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। अच्छा, आखिरी ग्रेड में ना 4 चैप्टर है, सिलेबस का लास्ट ग्रेड है। उसमें एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, एक सीवीपी है, एक रेलेवेंट कॉस्टिंग है और एक है डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। लास्ट ग्रेड में ये लास्ट ग्रेड 3 है गालिबन। ये 4 टॉपिक्स हैं, ये एक अलग ही टॉपिक है। मैं इन दोनों को मिला के शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग कह रहा हूं। ये अभी हज की छुट्टियों वाला टॉपिक और ये वापस आके, इनफैक्ट ये भी वापस आके, ये तो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इन दोनों को मिला के मैं शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग कह रहा हूं। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग से क्या मुराद है, इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग भी बतानी पड़ेगी। जब बिजनेस ने कोई डिसीजन लेना होता है, बिजनेस ने क्या, अगर आपने इंडिविजुअल भी डिसीजन लेना है, अगर आपने ये भी डिसाइड करना है ना कि आज एक्स्ट्रा क्लास के लिए आना था कि नहीं आना था, तो ये डिसीजन मेकिंग थी। अच्छा, अब जब आपने ये फैसला करना था, अब तो खैर आ गए, लेकिन जब ये फैसला करना था कि एक्स्ट्रा क्लास लेने आना है कि नहीं आना, तो इस डिसीजन के लिए क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर किए होंगे हैं? कि ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ेगी, अगले को 5-10 साल बाद की बात हो रही, ये आजकल की बात थी। और तो मामा को बताया फिर कि नहीं बताया? अच्छा, और कोई और क्लास तो नहीं है। ये इसी सेशन की या अगले सेशन की बात हो रही है? इसी सेशन की। और हैं, भूख तो नहीं लग रही, नींद तो नहीं आ रही, ये जो जितने भी आपने फैक्टर्स कंसिडर किए होंगे। अच्छा, इन फैक्टर्स में ये फैक्टर भी था कि मैट्रिक में कितने मार्क्स थे आपके, या इससे पिछले सेशन में टैक्स कितने नंबर पे फेल हुआ था कि पास हुआ था है? अच्छा चलो, पास हुआ था। यानी आपने इस डिसीजन के लिए वो फैक्टर्स कंसिडर किए होंगे जो इससे इफेक्ट होते होंगे। अगर भूख लग रही है तो खाना पेंडिंग करना पड़ेगा, अगर नोट्स लेने थे तो फिर नोट्स की बात देखनी पड़ेगी, किससे नोट्स लेने हैं, अगर क्लास दोबारा लेनी थी, दोबारा नहीं, अगर यूट्यूब पे क्लास लेनी थी तो देखना था कि किस टाइम अवेलेबल होगा, रिसोर्स अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। तो जब भी कोई डिसीजन करना होगा वो फैक्टर्स कंसिडर किए जाएंगे
जो उस डिसीजन से रिलेटेड हैं, जो उस डिसीजन से अफेक्ट हो रहे होंगे। और मिसाल देता हूं, जब ये डिसीजन करना हो कि इस अटेम्प्ट में, अब अगेन ये मिसाल लेट है क्योंकि अब तो एंड हो गया हुआ है, लेकिन चलें, अगर ये डिसीजन करना था अब ऑटम 22 अटेम्प्ट देने के लिए कि 2 पेपर पढ़ने हैं कि 3 पेपर पढ़ने हैं, तो इसके लिए क्या क्या कंसिडर फैक्टर किए गए थे? कितना टाइम रहता है, सब्जेक्ट कितने रहते हैं, उनका पेपर में टाइम टेबल क्या होगा, डेट शीट क्या होगी, ठीक है, और सब्जेक्ट्स का कम्बिनेशन हो गया, और फीस इंपॉर्टेंट चीज़ है, फीस कितनी है, बिल्कुल ठीक है, और चलें जिसने देनी होती है, जिसके अपने पैसे जाने होते हैं, हाँ जी, सिलेबस, टीचर्स कौन सी ऑप्शन अवेलेबल है, सिलेबस, ये सारे फैक्टर्स कंसिडर किए गए होंगे। अच्छा, इनमें से अगर मैं खर्चों की बात करूं कि कौन कौन से खर्चों को सामने रख के फैसला किया गया होगा, तो हॉस्टल का किराया उसमें शामिल, हॉस्टल का किराया इसलिए नहीं क्योंकि आप 2 पेपर जो भी पढ़ें, हॉस्टल का तो उतना ही किराया देना है ना। मैं यही पूछ रहा हूं ना, मैं ये पूछ रहा हूं कि जब कोई डिसीजन करना है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों को कंसिडर किया जाना था जो उससे रिलेटेड होनी थी। ये तो बेसिक असूल है डिसीजन मेकिंग का, चाहे ज़िंदगी के किसी भी डिसीजन पे लगा लें, आप वही चीज़ें कंसिडर कर रहे होंगे जो उससे अफेक्ट होनी होंगी। अगर फैसला, चले मैं उस मिसाल को बेहतर कर लेता हूं, अगर फैसला खर्चों की बेस पे करना था क्योंकि पैसे लिमिटेड थे, अगर खर्चों की बेस पे फैसला करना था कि 2 पेपर पढ़ने हैं कि 3 पेपर पढ़ने हैं, खर्चों की बेस पे बात कर रहा हूं, तो कॉलेज की फीस कंसिडर की होगी। क्यों? क्योंकि 2 पेपर्स पढ़ेंगे तो फीस टोटल और होगी, और 3 पढ़ेंगे तो टोटल और होगी, लेकिन पर पेपर तो शायद सेम होती। फिर क्यों कंसिडर करते हैं? क्योंकि टोटल अमाउंट फर्क पड़ जाती। ठीक है, यहाँ आने का चिंची का किराया, 2 पेपर पढ़ने आए कि 3 पेपर पढ़ने आए? नहीं, क्योंकि कॉलेज तो आना ही आना है। अच्छा, स्टेशनरी का खर्चा कंसिडर किया होगा? हाँ, क्योंकि 2 पेपर पढ़ेंगे स्टेशनरी और है, 3 पढ़ेंगे स्टेशनरी और है। हॉस्टल का किराया क्यों नहीं? क्योंकि हॉस्टल का किराया तो खर्च होना ही होना है, चाहे 2 पेपर पढ़ें या 3 पेपर पढ़ें। लेकिन अभी मैं आपको हॉस्टल का किराया भी कंसिडर करवा देता हूं। अगर आपके ये रहते ही 3 पेपर थे, अब फैसला हो रहा है कि 3 पढ़ने हैं कि 2 पढ़ने हैं, अब हॉस्टल का किराया क्यों, अब क्यों कंसिडर होने लगा? क्योंकि अब आपने जब थोड़ा सा और टाइम में आगे जाके देखा, पहले आप सिर्फ एक अटेम्प्ट ऑटम 22 को दिमाग में रख के सोच रहे थे, जब आपने टाइम फ्रेम बढ़ाया तो और चीजें भी कंसिडर होने वाली आ गई। अब डिसीजन आपने पूरे कैफ को सामने रख के किया, तो एक डिसीजन में 3 पेपर एक ही अटेम्प्ट में फारिग हो जाते हैं और दूसरे डिसीजन में 2 और 2 अटेम्प्ट्स लगानी पड़ती हैं। तो क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करने हैं, डिपेंड करता है कि कितना टाइम फ्रेम सामने रख के सोचा जा रहा है। और मिसाल, अगर ये फैसला करना है कि आपने यहाँ हॉस्टल, आप यहाँ आए पढ़ने के लिए, आपने हॉस्टल ढूंढना है, किस इलाके में हॉस्टल ढूंढना है, क्या फैक्टर्स कंसिडर कर रहे होंगे? कॉलेज के पास है कि नहीं है, खाना अच्छा होगा नहीं, बिल्कुल ठीक है। इस डिसीजन को करते हुए आपने ये सोचा कि आपको जॉब कहाँ मिलेगी, और क्यों नहीं? क्योंकि वो बात की बात है ना, अभी सिर्फ इस सेशन की बात हो रही है। लेकिन जब किसी ने घर खरीदना होता है, तो जैसे अगर आपके अभी यहाँ फैमिली शिफ्ट हो रही होती और घर खरीदना होता है, यहाँ पर होता है अक्सर बच्चे पढ़ने आते हैं तो बाज़ औक़ात फैमिलीज पूरी की पूरी शिफ्ट कर जाती हैं। तो अगर वो घर खरीदने का डिसीजन कर रहे होते अब्बा जी, तो अब ये डिसीजन काफ़ी था कि कॉलेज करीब है कि दूर है। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने वहाँ रहना भी है, बच्चों ने जो छोटे बहन भाई हैं उन्होंने और बड़े होना है, उनके कॉलेज स्कूल तक बात जाएगी, अब्बा की वर्क प्लेस तक बात जाएगी, लोकेलिटी देखनी पड़ेगी। तो जिस भी डिसीजन के लिए जो जो फैक्टर्स कंसिडर करने हैं, डिपेंड करता है कि डिसीजन हमें किस टाइम फ्रेम को सामने रख के करना है। इस एतबार से डिसीजन 2 तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म।
क्या फ़र्क लगा जो मैंने इतनी सारी मिसालें दी? शॉर्ट टर्म 1 साल कह लें, 1 साल, तो वो डिसीजन जिसमें हम सिर्फ उस डिसीजन के असरात देख रहे हैं अगले 1 साल के अंदर अंदर। देखें इस कमरे के अंदर अगर मैंने, अंधेरा है बिल्कुल, लाइटें बंद हैं, अगर मैंने सिर्फ अपने इर्द गिर्द 1-2 फुट के फासले के अंदर को पिन गिरी हुई ढूंढनी है, कमरा पूरा लाइटें बंद हैं, तो कितनी लाइटें ऑन करूंगा? बस जितनी यहां पर है काफी है, मुझे देखना ही नहीं उससे आगे। लेकिन अगर मुझे पूरे कमरे तक देखना है तो फिर सारी लाइटें ऑन करूंगा। तो मैनेजमेंट की मर्जी के वो उस डिसीजन के असरात कहां तक देखना चाहते हैं। अगर वो अपने डिसीजन के असरात सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर देख के फैसला करना चाहते हैं, ये शॉर्ट टर्म डिसीजन है। और अगर वो अपने डिसीजन के असरात ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स देखना चाहते हैं तो वो लॉन्ग टर्म डिसीजन है। सिर्फ वो फैक्टर्स कंसिडर किए जाएंगे जो इस डिसीजन की वजह से अफेक्ट हो रहे होंगे 1 साल के अंदर अंदर। और जहां पर मोर देन 1 ईयर्स फैक्टर्स देखने होंगे तो ये आपकी औकात से बाहर है। ये है आउट ऑफ कैफ 3 स्कोप। इसका कुछ हिस्सा आप पढ़ेंगे अभी MFA में, और जिनका BM पास है वो फिर फाइनली इसको BFD में पढ़ेंगे। क्या जी? जी NPV, वो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग होती है। तो हम शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग पढ़ने लगे, यानी हम जो भी डिसीजन करेंगे वो 1 साल के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अंदर होगा। अच्छा, अब ना मैं करने ये लगा हूँ, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग पढ़ाने लगा हूँ। वो तो स्कोप से बाहर निकल गया ना, वो तो इंट्रोडक्शन था डिसीजन मेकिंग क्या होती है। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग पढ़ाने लगा हूँ। इसको ICAP के बुक में 2 चैप्टर्स में कवर किया हुआ है, और ये टोटल कोई 5 टाइप्स ऑफ डिसीजंस हैं। लेकिन मैं इन पे अलग अलग जाने से पहले आपको डिसीजन मेकिंग का एक जनरल कॉन्सेप्ट देने लगा हूँ। तो अभी इस वक्त बस शॉर्ट टर्म डिसीजन, अभी मैं चैप्टर 15-16 पे नहीं जा रहा, अभी सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि एक जनरल सा डिसीजन मेकिंग का सवाल हो तो कैसे करना है। अभी मैं ऑनवर्ड डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ जनरल डिसीजन मेकिंग पे करने लगा हूं, बाद में फिर हम लोग स्पेसिफिक टाइप्स पे चलेंगे। बस अभी जनरल बातें करने लगा हूं। चूंकि हम लोग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो इसमें जाहिर है हम ये डिसीजन नहीं लेना सीख रहे होंगे कि आज पकाना क्या है या क्लास लेने की नहीं लेनी। हम वो डिसीजन ले रहे होंगे जिसमें कोई रुपए पैसे इन्वॉल्व होंगे। नॉर्मली या तो हम कोई एक प्रपोजल एवेल्युएट कर रहे होंगे, जैसे हो सकता है कि एक कस्टमर ने हमें कहा हो कि आप ना ऐसा करें, हमें 20 घंटे की ट्रेनिंग करवा दें और उसके आप हमसे इतने पैसे ले लें, तो बताएं हम कस्टमर को ट्रेनिंग करवाएं कि ना करवाएं। अब एक प्रपोजल है, उसको एवेल्युएट कर रहे हैं,
तो ये भी एक डिसीजन है। इसी तरह से हो सकता है कि हमारे पास 2-3 ऑप्शंस हों और हमें उनमें से कोई एक चुननी हो, ये भी एक डिसीजन है। हैं जी? हाँ, मतलब उसमें आगे मजीद तफसील चल सकती है। जब भी डिसीजन मेकिंग करनी है, नॉर्मली कह रहा हूं, 2 तरह की शक्लें हो सकती हैं। या तो कोई एक प्रपोजल होगा जिसको इवेल्युएट करना होगा, हाँ या ना, या फिर मुख्तलिफ ऑप्शन होंगी, उनमें से बेस्ट को सिलेक्ट करना होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में आई कैप के हिसाब से देखें तो चैप्टर 15 और 16, ये 2 चैप्टर मैं कवर कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी इनकी डिटेल में नहीं जा रहा। मैं आपको एक ओवरऑल पिक्चर बताना चाह रहा हूँ कि डिसीजन मेकिंग जनरली होती क्या है। अभी सिर्फ जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ मैं, इसके हो सकता है 1-2 सवाल भी मैं कराऊँ। उसके बाद फिर मैं स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डिसीजन पे आऊँगा, फिर देखेंगे कि कौन कौन सी टाइप का डिसीजन हो तो क्या करना होता है। अभी जनरल बात हो रही। तो अगर जनरल डिसीजन मेकिंग की बात करें तो 2 ही तरह के सिनेरियो हो सकते हैं। या तो किसी एक बात को हाँ या ना करना होगा। आप अपनी जिंदगी में भी इस बात को लगा के देख लें, ये 2 ही तरह के डिसीजन मेकिंग होती हैं। या तो किसी काम के करने या ना करने का डिसीजन होता है, या फिर ऑप्शंस में से चूज करने का डिसीजन होता है। तो ये 2 ही बातें हो सकती हैं। या तो कोई एक काम हाँ या ना का फैसला है, या ऑप्शंस हैं उनमें से चूज करना है। तो ये 2 ही सिनेरियो बनते हैं। जवाब कैसे होना चाहिए, यानी इसका जवाब क्या होना चाहिए, हाँ या ना, कैसे फैसला करेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो भी फैसला होना है वो रुपए पैसे की बेस पे होना है। अगर प्रॉफिटेबल है तो हाँ कर देंगे, लॉस है तो ना कर देंगे, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शन में से चूज करना। अच्छा, सारी प्रॉफिटेबल ऑप्शन हैं, सबसे ज्यादा प्रॉफिट है, सारी खर्चों की ऑप्शन है जो सबसे कम खर्चा है। बस सिंपल लॉजिक की बात है कि हमें इसमें डिसीजन करने के लिए हाँ या ना का फैसला या बेस्ट का फैसला खर्चों की बेस पे, इनकम्स की बेस पे करना। लेकिन अगला मसला कि किन खर्चों, किन इनकम्स की बेस पे। तो इस जनरल डिसीजन मेकिंग का जनरल असूल ये याद रख लें कि हमने जिस भी तरह का फैसला करना है, इस फैसले को करते हुए हमने सिर्फ वो इनकम्स और एक्सपेंसेस कंसिडर करने हैं जो रेलेवेंट फॉर द डिसीजन है। रेलेवेंट, ये एक बहुत ही बेसिक सा असूल है डिसीजन मेकिंग का कि सिर्फ उन चीजों को कंसिडर करना है जो रेलेवेंट है। अगला मसला, रेलेवेंट क्या होंगी। जब हम कोई भी डिसीजन कर रहे हैं, रेलेवेंट का असूल बता रहा हूं। मैं जनरल डिसीजन मेकिंग करा रहा हूं, अभी स्पेसिफिक टाइप पे नहीं गया, अभी आपको सिर्फ ओवरऑल पिक्चर दिखाना चाह रहा हूं कि डिसीजन मेकिंग क्या होती है। 2 ही तरह के सिनेरियो हो सकते हैं, या तो एक काम के करने ना करने का फैसला होगा या ऑप्शन में से चूज करना होगा। जिस भी तरह का फैसला है, हमने फैसला करना है रुपए पैसे की बेस पे, और रुपए पैसे भी कौन से लेने हैं, जो रेलेवेंट है फॉर द डिसीजन। अब अगला मसला कि ये कैसे पहचानेंगे कि रेलेवेंट है कि नहीं है। इसका मेन कॉन्सेप्ट बता रहा हूं और वो उर्दू में लिख लीजिएगा, फिर मैं आपको 4 रहनुमा असूल बताऊंगा, वो भी आप उर्दू में लिख लीजिएगा, उर्दू पंजाबी इंग्लिश जैसे मर्जी। रिपीट कर रहा हूं, हाँ पश्तो जैसे भी जो लिखना चाहे, दा असूल दे या। डिसीजन मेकिंग के लिए जनरल रूल यह बताया है कि आपने सिर्फ रेलेवेंट आइटम्स कंसिडर करनी है। अब रेलेवेंट कैसे पहचानेंगे, एक इसके लिए एक बुनियादी चीज बता रहा हूं कि रेलेवेंट कैसे पहचानेंगे।
फिर उसकी हेल्प के लिए 4 टिप्स बताऊंगा। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में क्या कर रहे हैं हम, मतलब शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम कितना है, 1 साल। हम डिसीजन कर रहे हैं, हम 1 साल की बाउंड्री के अंदर सोच रहे हैं जो सोच रहे हैं। वो आइटम्स जिनका टोटल फॉर द पीरियड ऑफ डिसीजन, वो आइटम्स जिनका टोटल फॉर द पीरियड ऑफ डिसीजन हमारे डिसीजन से अफेक्ट नहीं होगा, वो इररेलेवेंट है। रिपीट कर रहा हूं, वो आइटम्स जिनका टोटल फॉर द पीरियड ऑफ डिसीजन, वो आइटम्स जिनका टोटल फॉर द पीरियड ऑफ डिसीजन हमारे डिसीजन से अफेक्ट नहीं होगा, वो आइटम्स डिसीजन के लिए इररेलेवेंट हैं। वो आइटम्स जिनका टोटल फॉर द पीरियड ऑफ डिसीजन, हम चूंकि 1 साल की बात कर रहे हैं तो 1 साल को सामने रख लेते हैं, वो आइटम्स जिनका टोटल फॉर द पीरियड ऑफ डिसीजन डिसीजन के हाँ या ना होने से चेंज नहीं होगा, वो आइटम्स इररेलेवेंट हैं। जिनको भी ये बात समझ नहीं आई कि क्या लिखें, तो फिर ठहर जाए, मैं 2-4 मिसालें दे दूं, फिर लिख लीजिएगा। अगर एक बिजनेस है, ये एक प्रेमिसेस है, ये बिल्डिंग किराए पे है, अगर इस कॉलेज ने कोई एक असाइनमेंट मिल रही है कि आईकैप की एक ट्रेनिंग कंडक्ट करनी है, तो वो हमसे कह रहे थे कॉलेज से कि आपके पास क्लासरूम्स अवेलेबल हैं, तो आप हमें यहाँ क्लासरूम 1-2 दिन के लिए किराए पे दे दें और ट्रेनिंग भी चलें आप ही कंडक्ट कर दें। कॉलेज ने फैसला करना है कि आईकैप की ये असाइनमेंट पे हाँ कहें या ना कहें, ये फैसला होने लगा है। इस फैसले के लिए इस बिल्डिंग का किराया एक रेलिवेंट खर्चा है। क्यों? क्योंकि चाहे हम उस आईकैप की असाइनमेंट को हाँ करें चाहे ना करें, उस महीने का रेंट तो देना ही देना है, तो रेंट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो वो रेलिवेंट नहीं है। इस असाइनमेंट को अगर हाँ करते हैं तो एक ट्रेनर हायर करना पड़ेगा जिसको इस असाइनमेंट के लिए 25,000 रुपये फीस देनी पड़ेगी। ये रेलिवेंट है। क्यों? क्योंकि अगर ट्रेनिंग करवाएंगे तो उसको हायर करेंगे, नहीं करवाएंगे तो नहीं करेंगे, तो हाँ फर्क पड़ रहा है, रेलिवेंट है। और मिसाल, आईकैप से इस असाइनमेंट के 8 लाख रुपए लेंगे, ये एक रेलिवेंट इनकम है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अगर असाइनमेंट करेंगे तो 8 लाख मिलेंगे, असाइनमेंट नहीं करेंगे तो 8 लाख नहीं मिलेंगे, तो हाँ रेलिवेंट है। अब ये बात समझ आई जो मैंने की कि वो आइटम्स जिनका टोटल फॉर द पीरियड ऑफ डिसीजन, चाहे डिसीजन जो मर्जी हो उतना ही रहेगा, जैसे रेंट की मिसाल दी, तो फिर वो आइटम रेलिवेंट नहीं है। ठीक है जी, बुनियादी असूल तो यही है। अब मैं आपको 4 टिप्स बताने लगा हूं जो मैं आपको मिसालों से समझाऊंगा भी, और ये अगली पूरी डिसीजन मेकिंग अगर आप ये 4 भी अच्छी तरह याद रख लें तो इन अगली सारी डिसीजन मेकिंग की बेस यही 4 बातें। पहली बात, अच्छा मैं अब इन चारों को बताने के लिए ना मैं ये प्रपोजल का वर्ड यूज कर रहा हूँ कि इस प्रपोजल, ये भी हो सकता है लेकिन इसमें समझाना आसान है मुझे भी और आपको भी समझने में आसान है, तो मैं कह रहा हूँ कि इस प्रपोजल की डिसीजन मेकिंग करते हुए, इस जॉब की, इस प्रपोजल की, इसकी डिसीजन मेकिंग करते हुए क्या क्या 4 टिप्स बता रहा हूं, तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। पहली बात, इस प्रपोजल की वजह से बिजनेस को जो भी टोटल इनफ्लो होगा वो एक रेलेवेंट इनकम है। दोबारा, ये मैं आपको अभी जो असूल बताया ना बुनियादी, कि वो आइटम्स जिनका टोटल फॉर द पीरियड ऑफ डिसीजन इस डिसीजन के हाँ या ना करने से चेंज नहीं हो रहा, वो इररेलेवेंट है, और इन अदर वर्ड्स जो चेंज हो रहा है वो रेलेवेंट है। ठीक है, ये बुनियादी असूल है। अब इस असूल को हेल्प करने के लिए मैं 4 बेसिक टिप्स लिखवा रहा हूँ, ये बड़ी ज़रूरी हैं। अगर आप ये 4 अच्छी तरह समझ लें तो अगली पूरी डिसीजन मेकिंग की बिल्डिंग इस पर खड़ी है। पहली टिप ये बताई है कि इस प्रपोजल की वजह से, इस प्रपोजल की वजह से बिजनेस को
जो कल को टोटल इनफ्लो होगा वो रेलेवेंट इनकम है। इस प्रपोजल की वजह से बिजनेस को जो टोटल इनफ्लो होगा वो इस प्रपोजल का एक रेलेवेंट इनकम है। हैं जी, दोबारा, इस प्रपोजल की वजह से बिजनेस को जो भी टोटल इनफ्लो होगा वो इस प्रपोजल की रेलेवेंट इनकम है। इस पहली टिप की मिसालें बताता हूं। ये 7 जो शादी हॉल थे, ये जो 2-4 बिल्डिंग छोड़ के आगे शादी हॉल हैं, इन्होंने कहा जी कि आपकी शाम में क्लासें तो होती नहीं है, तो ऐसा करें कि हमें ना आप एक ये रूम नंबर 3 रूम 1 दे दें। हम यहाँ पर जो अपने मेहमान हैं कुछ यहाँ बिठाना चाहते हैं, आप एक 2 दिन की फंक्शन है, आप हमें ये रूम किराए पे दे दें। अच्छा, अब कॉलेज ने फैसला करना है कि उनको ये हॉल देना है किराए पे कि नहीं देना, ये डिसीजन हो रहा है। उनकी तरफ से इन 2 दिनों का इस हॉल का किराया 1 लाख रुपए ऑफर हो रहा है। तो इस 1 लाख रुपए की इनकम को हम रेलेवेंट इनकम मानेंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसी प्रपोजल की वजह से ही कॉलेज को मिलना है, तो हाँ ये एक रेलेवेंट इनकम है। और मिसाल, ये जो मेहमान आएंगे, कॉलेज ने सोचा कि इन मेहमानों को पार्किंग की फैसिलिटी देंगे तो पार्किंग के भी पैसे लेंगे उनसे। अब ये जो पैसे जनरेट होने हैं ये उन हॉल वालों से नहीं मिलने हैं। अच्छा, अब ये ऑफर हॉल वालों की तरफ से आई है। ये हॉल कौन सा कर लें? चलो मुगल आजम कर लें। अब मुगल आजम वालों ने ऑफर की है, ये डील कॉलेज और मुगल आजम के दरमियान हो रही है, लेकिन इस डिसीजन में कॉलेज को ये नजर आ रहा है कि चूंकि बाहर पार्किंग फैसिलिटी भी होगी, उसके लिए हमें गार्ड भी हायर करना पड़ेगा, तो पार्किंग की फीस ले लेंगे। अब वो जो पार्किंग फीस से इनकम जनरेट होगी वो भी रेलेवेंट है। हाँ, तो मैंने लाइन क्या लिखवाई है? प्रपोजल की वजह से। देखें, अगर वो हमें ऑफर ना हो तो फिर पार्किंग इनकम थोड़ी आएगी, तो इस प्रपोजल की वजह से है वो भी, तो वो रेलेवेंट है। अच्छा, इसी तरह से है जी। अच्छा, इसी तरह से अब उनको बल्कि ठीक है, ये मिसाल काफी है, और मिसाल देता हूं। आईकैप की तरफ से एक प्रपोजल आया है कि एक सेमिनार करना है आईकैप हाउस के अंदर, तो आप अपने ट्रेनर्स भेजें, वहां पर आप ट्रेनिंग करवाएं और वर्कशॉप कंडक्ट करें और आप उसकी फीस पे होगी। अच्छा, अब जब फीस आईकैप वाले ऑफर कर रहे हैं, इस प्रपोजल को हाँ बोलें या ना बोलें, आईकैप की फीस रेलेवेंट इनकम है। क्यों? क्योंकि ये वर्कशॉप सर्विस देंगे तो कॉलेज वालों को आईकैप से फीस मिलेगी, नहीं देंगे तो नहीं मिलेगी, तो उसको हाँ बोलने से ही एक्स्ट्रा इनकम होनी है। हाँ, एक रेलेवेंट इनकम है। आईकैप की इस ऑफर के साथ ही एक कनेक्टेड ऑफर ये हो गई, आईसीएमए वालों ने कहा कि अगर आप वहां वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे तो उसी शाम हमारी तरफ से भी ऑफर है, वहीं से आप हमारी तरफ भी आ जाना, उसके भी आपको 2 लाख। नहीं करेंगे तो फिर हमारे 2 लाख भी कैंसिल। क्यों? तो जो बिजनेस को इस जॉब की वजह से इनफ्लो होगा वो इस जॉब का रेलेवेंट इनकम। क्या? नहीं, आईकैप की अगर ऑप्शन ऑप्ट करेंगे तो साथ एक और वर्कशॉप कनेक्टेड हो गई है, यानी ये नहीं है कि हम उधर जाएं कि उधर जाएं। हाँ बोलनी है तो दोनों जगह जाना पड़ेगा, तो वो दूसरी भी इसी से ही साथ लिंक कर गई। अच्छा, दूसरी टिप, ये पहली टिप बस बहुत है। इस जॉब की वजह से, इस जॉब पे नहीं कह रहा, इस जॉब की वजह से बिजनेस को जो भी एक्स्ट्रा आउटफ्लो होगा वो एक रेलिवेंट एक्सपेंस है। इस जॉब की वजह से बिजनेस को जो भी एक्स्ट्रा खर्चा पड़ेगा
एक्स्ट्रा का वर्ड मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये जॉब होगी तो पड़ेगा, नहीं होगी तो नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं वर्ड एक्स्ट्रा बोल रहा हूं। इस जॉब की वजह से जो भी बिजनेस को खर्चा पड़ेगा वो एक रेलिवेंट एक्सपेंस होगा। दूसरी टिप रिपीट कर रहा हूं, इस जॉब की वजह से बिजनेस को जो भी खर्चा करना पड़ेगा इस जॉब की वजह से वो एक रेलिवेंट खर्चा होगा। इसकी मिसाल बताता हूं। मुगल आजम वालों ने कहा कि आप ना हमें ये 2 दिन के लिए ये रूम किराए पे दे दें और हमारे मेहमान ज़्यादा हैं तो 1 लाख रुपए की ऑफ़र है, लेकिन सिक्योरिटी आपने प्रोवाइड करनी है। तो अब कॉलेज वालों ने 2 गार्ड अरेंज करने होंगे। उन गार्ड्स को जो पैसे दिए जाएंगे वो रेलिवेंट है। क्यों? क्योंकि इस ऑफर की वजह से ही 2 गार्ड्स को पैसे देने पड़ेंगे, नहीं होगा तो नहीं देने पड़ेंगे। अच्छा, अगर ये मुगल आजम वालों की ऑफर एक्सेप्ट करते हैं तो मुगल आजम वालों का कंपेटिटर था, उसने कहा कि खबरदार जो तुमने ये काम किया, तो अगर तुमने ये काम किया तो हम तुम्हारे गुलबर्ग कैंपस पे पथराव करवाएंगे। पत्थराव, पत्थर मारे जाए। अच्छा, अब वहां पर भी गार्ड अरेंज करना पड़ेगा, है? वहां पर भी गार्ड अरेंज करना पड़ेगा। तो अभी बात हो रही है गार्डन टाउन कैंपस के रूम किराए पे देने की, लेकिन वो जो गुलबर्ग में गार्ड अरेंज करना पड़ेगा उसका खर्चा भी रेलेवेंट है, क्योंकि इसी जॉब की वजह से वो एक्स्ट्रा कॉस्ट करने वाला है। नहीं, कर लेगा, मैनेज कर लेगा। अच्छा, अभी ना मेरा पॉइंट बस ये था बताने का कि उस बिल्डिंग पे जो गार्ड रखना पड़ेगा उसका खर्चा भी रेलेवेंट है ना। अब वो हालात पे डिपेंड करता है कि एक गार्ड रखना है कि टैंक ला के रखना है कि पूरी बटालियन लानी है, वो खर्चे में ऐड हो जाएगा। पॉइंट ये है कि जो भी वहां लाना पड़ेगा, चाहे एटम बम नष्ट करने पड़ेंगे, रेलिवेंट होगा ना। हाँ, ये बताना चाह रहा था कि इस जॉब की वजह से जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होगा वो रेलिवेंट एक्सपेंस है। 2 पॉइंट ओके। तीसरा पॉइंट, एक खर्चा होना था, इस जॉब की वजह से अब वो नहीं होगा, ये एक रेलिवेंट इनकम है। बिजनेस को एक खर्चा पड़ना था, इस जॉब की वजह से अब वो सेव हो जाएगा, तो उस खर्चे का ना होना एक रेलिवेंट इनकम माना जाएगा। तीसरा पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, एक खर्चा होना था, इस जॉब की वजह से अब वो नहीं होगा। अच्छा, खर्चा होना था से मेरी मुराद ये है कि अगर ये जॉब ना होती तो फिर वो होना ही होना था खर्चा, इस जॉब की वजह से सेव होगा। देता हूं एक खर्चा होना था, इस जॉब की वजह से अब वो सेव हो जाएगा, तो वो एक रेलेवेंट इनकम है। इसकी मिसाल ऐसे है कि कॉलेज ने शाम के लिए नाइट ड्यूटी के लिए गार्ड्स अरेंज किए होते हैं। अब उसके लिए उनको रोज़ की दिहाड़ियाँ पे कर रहे होते हैं। अगर ये मुगल आज़म वालों को एक शाम के लिए बिल्डिंग किराए पे दे दी तो फिर वो अपने गार्ड्स खुद ही, तो उस दिन उस शाम को जो गार्ड लेना था वो बच जाएगा खर्चा। ये बात दोबारा सुने, बिल्डिंग खाली होती है, शाम को कॉलेज बंद होता है, तो रोज़ाना के हिसाब से, दिहाड़ी के हिसाब से गार्ड को पैसे दिए जाते हैं, वो यहाँ पर ड्यूटी पे होता है। जिस दिन ये हॉल वालों को दे देंगे किराए पे, उस दिन कॉलेज को वो गार्ड नहीं मंगवाना पड़ेगा, तो उसका जो खर्चा बच जाएगा वो रेलेवेंट इनकम है।
अच्छा वो तो फिर 100 गार्ड्स का खर्चा भी बच जाएगा, मतलब 100 गार्ड थोड़ी मंगवा रहे हैं हम, टैंक नहीं, टैंक भी रहने देते हैं, वो खर्चा भी बच गया। पूरा किला बनवाना था, नहीं वो भी रहने देते हैं, वो भी खर्चा बच गया। नहीं फिर नहीं, मैंने कहा कि नहीं बनवाते, किला बनवाने नहीं, किला रहने दे, नहीं बनवाते। टैंक मंगवाना था, चलो रहने दे, नहीं मंगवाते टैंक। मैं खर्चा सेव उसको कह रहा हूं जो होना था, हमने थोड़ी टैंक मंगवाना था। गार्ड रखना ही रखना था, रखा होता था गार्ड, बस उस शाम वो गार्ड अरेंज नहीं करना पड़ेगा। तो खर्चा सेव, ये जो मैंने भी खर्चे सेव की बात की है ना, ये अगले सवालों में आपको ये आएंगे मसले, इसलिए मैंने भी शुरू में छेड़ने की कोशिश की कि जब हम कह रहे हैं ना खर्चा जो होना था और इस जॉब की वजह से सेव हो जाएगा, तो ये उस खर्चे की बात हो रही है जो होना था और इसकी वजह से सेव होगा, वो एक रेलिवेंट इनकम है। जैसे मिसाल है, असल में नहीं कह रहा, जैसे आपने भी यहां से खाना खाना था घर जाके, और आपकी जिस टीचर ने एक्स्ट्रा क्लास रखी उन्होंने, अगर उन्होंने खाना खिलाने की ऑफर कर दी या खाना खिला दिया, तो वो जो खर्चा आपका खाने का होना था वो बच गया है। नहीं मिसाल है ऐसी, बस ऐसी मिसाल है। तो ये वो खर्चा है जो बच गया। अच्छा कौन से खर्चे की बात हो रही जो बच गया? जो आपने खाना खाना था, यहीं से जो नान चने खाने थे। अब आप कहें जी मैं खाने को तो मैं पीसी से भी खाना खा सकता था, पहले बात उधर जाने किसने देना था आपको, लेकिन वो खर्चा भी तो बच गया ना, तो वो भी इनकम हो गई। जो होना था वो सेव होने की बात हो रही है। तो जो खर्चा होना था, इस बिजनेस को पढ़ना था, इस जॉब की वजह से सेव होगा, वो रेलिवेंट इनकम। चौथी टिप, बिजनेस को एक इनफ्लो होना था। इनफ्लो, प्रॉफिट नहीं कह रहा, इनफ्लो कह रहा हूं। बिजनेस को एक इनफ्लो होना था, इस जॉब की वजह से अब वो जाया हो जाएगा, वो एक रेलिवेंट एक्सपेंस है। बिजनेस को एक इनफ्लो होना था, इस जॉब की वजह से जाया हो जाएगा, वो एक रेलिवेंट एक्सपेंस है। होना था मतलब अगर ये जॉब ना होती तो फिर वो होना था, फिर वो लाजमी होना था, इस जॉब की वजह से जाया हो रहा होगा। इसकी मिसाल बताता हूं। एक खाली बिल्डिंग पड़ी हुई है और उस खाली बिल्डिंग के लिए ऑफर आई है कि आप हॉल जो है, शादी हॉल, जो शादी हॉल की मिसाल दे रहा था, आप वो खाली बिल्डिंग पड़ी हुई है तो वो आप हमें 2 दिन के लिए किराए पे दे दें। उस खाली बिल्डिंग से हम और भी किराया कमा सकते थे, खाली पड़ी हुई है वैसे, और भी कमा सकते थे। अगर मुगल आजम वालों को दे दी वो बिल्डिंग तो जो और किराया आना था वो रेलिवेंट कॉस्ट हो गई है। वो तो खाली पड़ी थी ना, कोई नहीं आ रहा था किराया। अब नहीं है चौथा वाला पॉइंट। चौथा वाला पॉइंट ये है कि हमने वो किराए पे दी हुई थी और रोज का किराया मिला करता था। अब उस कस्टमर से कहा है जी आपकी मेहरबानी 2 दिन के लिए आप ये बिल्डिंग छोड़ दें। अब वो 2 दिन के लिए बिल्डिंग उनसे छुड़वाएंगे, फिर मुगल आजम वालों को देंगे, तो अब क्या होगा? वो जो उन 2 दिन का किराया आना था अब वो इसकी वजह से नहीं आएगा, वो रेलिवेंट एक्सपेंस। तो वो इनफ्लो जो पक्का होना था, इस जॉब की वजह से अब जाया होगा, वो एक रेलिवेंट एक्सपेंस। ये जो तीसरा और चौथा पॉइंट लिखवाया है ना, इसको मैं फिर बता रहा हूं। अगर ये जॉब ना होती तो फिर होने वाला था वो खर्चा, अगर वो जॉब ना होती तो वो इनफ्लो होना था। इस जॉब की वजह से तीसरा पॉइंट के खर्चा बचेगा और इस जॉब की वजह से चौथा पॉइंट के वो इनफ्लो आया होगा, वो रेलेवेंट है जी। ये जो चौथा पॉइंट लिखवाया है इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। ये जो मैंने आपको चौथी टिप लिखवाई है ना, इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। नहीं, संक कॉस्ट नहीं होती, ये कॉस्ट सेविंग है तीसरा वाला, लेकिन ये जो चौथा पॉइंट लिखवाया था इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं।
अच्छा, एक ना आपको मैं सवाल एग्जांपल दिखाता हूँ। वो करवानी मैंने कॉपी थी, लेकिन मुझे फिर याद आया तो मैं टीए को कहना ही भूल गया था। तो मैं आपको यहीं स्लाइड पे दिखाता हूँ सवाल। सिंपल सा सवाल है, उसका सवाल सॉल्यूशन दोनों दिखा देता हूँ। है जी, जी ये लॉन्ग रन में तो ये चीज़ किसी तरह आ सकती है कि अगले ईयर्स में क्या फ़र्क पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में नहीं इसका कोई ख़ास नहीं। देखें, अगर आप इसमें ये कहें कि जी नहीं, मैं 31 दिसंबर से पहले पहले की बात कर रहा हूँ, मेरा जवाब यही है कि अगर तो एक साल के अंदर अंदर उसका इफेक्ट कंसिडर होना है तो वो कंसिडर हो जाएगा। अगर एक साल के बाहर निकलने वाली बात है तो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है। इसलिए मैं गुडविल का वर्ड को नहीं जवाब दूंगा। कोई भी ऐसी चीज़ जो इस जॉब की वजह से एक्स्ट्रा इन होनी है वो रेलिवेंट इनकम। पढ़ा जा रहा है? चलें पढ़ें फिर। ये आपकी पैदाइश से पहले का सवाल है ना? क्वीन कॉर्प एक कंपनी है जिसके हवाले से सवाल है। वो एक प्रोडक्ट बना के बेचते हैं पीसी नाम का, और इनकी फैक्ट्री के अंदर कैपेसिटी मौजूद है कि साल के 10,000 यूनिट्स बना सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ये 6,000 यूनिट्स बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते 10,000? खरीदता ही कोई नहीं, तो बना लें, वरना क्या मसला है, बना लेते। तो ये इनके पास कैपेसिटी है 10,000 यूनिट्स बनाने की, लेकिन ये बस 6,000 यूनिट्स बनाते हैं। इनका एक कंपेटिटर था और वो भी तकरीबन सेम प्रोडक्ट बेचता है, लेकिन उस कंपेटिटर के प्रोडक्ट का नाम एसजी है। उसको 4,000 यूनिट्स चाहिए और
वो जो कंपेटिटर है यानी प्रोडक्ट SG, ये मार्केट में हिट है। अब वो जो हमारा दुश्मन है वो हमारे पास आया, उसने कहा फारिस तो तुम बैठे रहते हो, तुम ऐसा करो ये 4000 यूनिट्स हमें बना के दे दो, लेकिन स्टिकर हम उस पर अपना लगाएंगे। यानी बना तुम, ये मुझे और तुम्हें पता है कि एक जैसी चीज है, लेकिन स्टिकर ऊपर हमारे ब्रांड का लगेगा। मैसेज टेक्नोलॉजी अप्रोच्ड देम टू सप्लाई द प्रोडक्ट, लेकिन अंडर देयर ओन ब्रांड नेम ऑफ SG। कि हमें टेक्नोलॉजी, मैसेज टेक्नोलॉजी ने कहा है कि तुम हमारे पास, तुम्हारे पास जगह चूंकि है तो तुम हमारे लिए 4000 यूनिट्स बना दो, स्टिकर उन पे हमारा वाला लगेगा अंडर इट्स ओन ब्रांड नेम SG। अब हमारे पास 10, हम क्वीन कॉर्प हैं, हमारे पास 10,000 यूनिट्स बनाने की कैपेसिटी है, 6000 हम अपने तो बनाते ही हैं। फैसला ये करना है कि जो उसने हमें ऑफर की है कि 4000 हमें भी बना दो, वो ऑफर एक्सेप्ट करें या ना करें, ये डिसीजन है इस वक्त। पहला पैराग्राफ और रिक्वायरमेंट ये डिस्कस किए मैंने अभी सिर्फ, ठीक है। पहला पैराग्राफ और रिक्वायरमेंट ये है कि क्वीन कॉर्प वाली ऑफर एक्सेप्ट करनी है कि नहीं करनी है। पहला पैराग्राफ, टोटल 10,000 यूनिट्स की कैपेसिटी है, 6000 हम अपने बनाएंगे, वो भी छोड़ देंगे। अपने तो 6000 बनाते ही हैं, अब भी बनाएंगे। इस वक्त फैसला सिर्फ ये करना है कि कंपेटिटर के वो 4000 बनाने हैं कि नहीं बनाने, ये डिसीजन है। तो हाँ बोलें कि ना बोलें, कैलकुलेशंस कर लेते हैं, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो हाँ बोल देंगे। अब इनके लिए हम देखते हैं पहले हमारी इनकम्स क्या क्या होंगी। एक तो हम जब ये 4000 यूनिट्स कस्टमर को बना के बेचेंगे तो कितने का बेचेंगे, ये सवाल में बताया तो नहीं है कितने का बेचेंगे, लेकिन अभी हम इस वक्त अपना प्रोडक्ट 15,000 का बेचा करते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ PC इज इतना। और लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जब हमने अपने दुश्मन को चीजें बना के बेच देनी है तो उससे मार्केट में उसके प्रोडक्ट्स और बढ़ जाएंगे कि नहीं, और मार्केट में आ जाएंगे ना, तो हमारी प्राइस और डाउन हो जाएगी, और हमारी प्राइस डाउन होकर 14,500 पे आ जाएगी। सेल प्राइस की बस सिर्फ ये दो बातें लिखी हैं। एक ये कहा है कि हम अभी PC इतने का बेचते हैं, और उसके बाद ये लिखा है कि जब मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा तो हमें प्राइस कम करके 14,500 पे लानी पड़ेगी। इसके अलावा प्राइस का सवाल में और जिक्र नहीं है। मेरा सवाल ये है कि इस दुश्मन को अगर हम ये बना के बेचें 4000 यूनिट्स तो कितनी प्राइस चार्ज करें? $3,500। हाँ जी। अच्छा, ये चीज़ सवाल वाले ने स्टूडेंट पे छोड़ दी थी, और उस दौर में चूंकि सोल्यूशन नहीं आते थे तो पता नहीं एग्जामिनर ने क्या सोचा होगा, लेकिन बहरहाल बड़ों से इसका सोल्यूशन तो देखा, वो 15,000 रुपये। अच्छा, ये चीज़ कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ नहीं है कि स्टूडेंट को कैसे पता चला बस 15,000। क्यों 15,000? क्योंकि बेचते 15,000 के थे। ये तो बात की हमारी टेंशन है कि जब दुश्मन के प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएंगे, प्राइस डाउन हो जाएगी, तो हम अगर पहले लोगों को 15 की बेचते हैं तो दुश्मन को भी 15 की बेच देंगे। तो इसलिए अब ये बहस अब इस सवाल में नहीं हो रही कि 15 क्यों है 15। इसका इससे ताल्लुक नहीं है कि आपको डिसीजन मेकिंग आती है कि नहीं आती। 15 जस्ट इंफॉर्मेशन की कमी है, जस्ट 15। तो सेल प्राइस हम 15 चार्ज करेंगे। तो सेल्स कितनी हो जाएंगी अगर इस ऑफर को हाँ कर दी तो? 4000 इंटू 15,000 कितनी? 60 मिलियन। चलेगा 60,000। अच्छा, बाकी डाटा मैं आपको बता देता हूं। ये एक यूनिट बनाने का डाटा दिया हुआ है, फिर उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा खर्चे और बस उन खर्चों की बात की हुई है। सवाल अगर पढ़ लिया है तो इस जॉब की वजह से कोई और इनकम या बचत होती नजर आ रही? नहीं, मैं पहले इनकम की बात कर रहा हूं ना। हमें एक मटेरियल, एक यूनिट 5,000 रुपए का मटेरियल मिला करता था। सप्लायर से बात की है और सप्लायर ने कहा है कि चूंकि आप हमसे ज़्यादा मटेरियल ख़रीदेंगे
तो मैं आपको सारी परचेजेस पे 2% डिस्काउंट देने को तैयार हूं। ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन, नहीं किधर गया, ड्यू टू इंक्रीज इन मटेरियल रिक्वायरमेंट्स सप्लायर विल गिव क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन ऑल परचेजेस। अब इसको मैं 2 लाइनों में तोड़ के बताता हूं। एक तो इन 4000 यूनिट्स को बनाने के लिए मटेरियल कॉस्ट कितनी आएगी? इतनी आएगी। क्यों? क्योंकि 5000 का नहीं मिलना, सस्ता मिलना है। अब कितना? 19। और इसकी वजह से जो हमने अपने 6000 वैसे भी बनाने थे, वो तो वैसे भी बनाने थे, उन पे भी इसकी वजह से फायदा हो जाएगा। कितना? 2%। मैं यहां पर इस वक्त इनकम्स और एक्सपेंसेस, इस वक्त मैं इनकम और एक्सपेंसेस उसी 4000 यूनिट्स की कर रहा हूं कैलकुलेट, क्योंकि इस वक्त इवेल्युएट हो रहा है कि वो 4000 बना के बेचें कि ना बेचें। 6000 की सेल्स क्यों नहीं लिखी? वो तो हमने कस्टमर्स को बेचना ही बेचना है ना, बात तो इन 4000 की हो रही है। लेकिन इन 4000 यूनिट्स के बनाने की वजह से वो जो हमने 6000 अपने बनाने थे उस पे भी मटेरियल सस्ता मिलेगा हमें, तो वो इसकी वजह से फायदा है। कितना? 600। ये मटेरियल वाली बात आई समझ? ओके। मटेरियल का खर्चा होगा लेबर। अभी 1 यूनिट पे हमें 3000 रुपए का लेबर खर्च करना पड़ता है। ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन लेबर के हो जाएंगे नखरे, और लेबर कहेंगे जी हम तो आपसे 500 रुपये और लेंगे, और वो नखरे बढ़ाएंगे अपने ऑल यूनिट्स पे। तो जो हमें अभी 1 यूनिट 3000 का पड़ता है, एक तो वो 35 का पड़ेगा। चार 4000 यूनिट्स इंटू 35, और इसकी वजह से जो हमने 6000 हंसी खुशी बनाने थे उन पे भी 500 एक्स्ट्रा जाएगा, वो भी इसी की वजह से होगा। $500 के 3500? 500, क्योंकि वैसे 3000 तो नॉर्मली होना था, इसकी वजह से 500 एक्स्ट्रा पड़ रहा है। 3000। मटेरियल और लेबर, ये मैंने ये दोनों बुलेट पॉइंट समझाए हैं। मटेरियल लेबर डन। वेरिएबल ओवरहेड भी पढ़ते हैं हमें। 1 यूनिट बनाएंगे तो 2000 रुपए के वेरिएबल ओवरहेड पड़ेंगे, और इनके बारे में आगे दोबारा कोई बात नहीं की, तो पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? रेलिवेंट है कि नहीं? वेरिएबल ओवरहेड अगर 4000 यूनिट्स बनाएंगे तो पढ़ेंगे, तो वेरिएबल ओवरहेड्स ये भी एक रेलिवेंट खर्चा है। 4000 यूनिट्स बनाएंगे तो 2000 रुपए का कॉस्ट करेगा ही करेगा। अभी इस वक्त साल में 12 मिलियन रुपए के ओवरहेड्स होते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स। अभी बेशक हम 60% कैपेसिटी यूज करते हैं, लेकिन पूरे साल में हमारे 12 मिलियन रुपए के फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं। तो 4000 और बना लेंगे तो उतने ही रहेंगे, इसलिए इस 12 मिलियन का कुछ भी नहीं करना। क्यों उतने ही रहेंगे? क्योंकि फिक्स्ड हैं भाई। तो ये 12 का कुछ नहीं करना, लेकिन अगर इसकी ऑफर एक्सेप्ट हुई, इट विल रिजल्ट इन फॉलोइंग एडिशनल कॉस्ट। 8 लाख एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड्स करने पड़ेंगे, हो सकता है 8-10 सुपरवाइजर और रखने पड़े। ये रेलेवेंट है।
बिल्कुल ऐसे ही है, हमने डिसीजन करना है रेलेवेंट इनकम एक्सपेंसेस की बेस पे। तो एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड्स पड़ेंगे 8 लाख। लास्ट पैराग्राफ, ड्यू टू इंक्रीज इन कंपटीशन एंड बिकॉज ऑफ वेल नोन आफ्टर सेल सर्विस ऑफ टेक्नोलॉजी, हमें अपने प्रोडक्ट की प्राइस 500 रुपये कम करनी पड़ेगी। तो इस 4000 यूनिट्स के काम की वजह से जो हमने 6000 यूनिट्स बेचने थे वो सस्ते बिकेंगे इसकी वजह से। तो जो हमें डिस्काउंट ऑन सेल देना पड़ेगा वो एक रेलेवेंट एक्सपेंस है। 6000 यूनिट्स इंटू 500, अगर ये 4000 वाली जॉब ना होती तो हम ये पूरा 15000 का बेचते, इसकी वजह से 500 रुपए छोड़ने पड़ेंगे, तो वो रेलिवेंट है। और लास्ट, फर्दर एन आफ्टर सेल सर्विस हैज टू बी एस्टेब्लिश्ड एट एन एडिशनल कॉस्ट ऑफ 5 लाख रुपए। हमें एक और आफ्टर सेल सर्विस डिपार्टमेंट बनाना पड़ जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा तो हमें एक आफ्टर सेल सर्विस डिपार्टमेंट बनाना पड़ जाएगा। बना चुके हैं। अगर हमें ये ऑफर करनी है एक्सेप्ट तो ये काम करना पड़ेगा। तो रेलिवेंट है, बिल्कुल है। तो हमें एक आफ्टर सेल सर्विस का काम करना पड़ेगा। $500। अगर इस सारी मेहनत का एंड रिजल्ट प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, लॉस है, प्रॉफिट है, तो बस फिर हाँ। नाइनटीन किधर है? नहीं, लेकिन ये बहुत पुराना है। ये अभी अगर ऐसा सवाल होता तो ये 7 नंबर 8 नंबर से ज्यादा ना होते। वो ऊपर टॉप पे जो है, अगर हम ये ऑफर इसकी छोड़ दें तो हम हर साल 6000 यूनिट्स बनाते थे, इस साल भी बनाएंगे। अगर इस साल 6000 यूनिट्स बनाते तो हमें मटेरियल 5000 पर यूनिट मिलता। इस जॉब की वजह से सस्ता मिलेगा, क्योंकि सप्लायर ने कहा है कि आप चूंकि हमसे ज्यादा मटेरियल खरीदेंगे इसलिए हम आपको सस्ता मटेरियल देंगे। अगर हम ये 4000 यूनिट्स ना बनाएं फिर भी सस्ता मटेरियल देगा वो। तो वो जो मटेरियल पे डिस्काउंट मिलना है वो इसकी वजह से मिलना है, तो वो एक रेलिवेंट इनकम है। हाँ जी, ओके। चलें एक आसान सा सवाल और कर लेते हैं जी। मटेरियल क्या, ये या ये क्यों लिखा है? लेबर क्यों लिखा? उन 4000 यूनिट्स पे लेबर कॉस्ट पड़ेगी। 3500 क्यों लिखा? 3000 लिख देता, क्योंकि पढ़नी ही 3500 है। तो उन 4000 पे मटेरियल भी तो पढ़ना है ना, तो जितने का पढ़ना है ये वही है। हमें मटेरियल 5000 का नहीं मिलेगा, 4900 का मिलेगा, तो ये वो 4900 लिख दिए। जी मैं कर देता हूँ ग्रुप में। अच्छा, इस 11700 को कंपेयर करना है किसी से? प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है तो ठीक है, अगर लॉस होता तो ना कर देते। तो प्रॉफिट है तो बस ठीक है, प्रॉफिट है, हाँ कर देंगे। हाँ, 14500 का कैपेसिटी। देखें, हमने जिस साल में भी ये काम करना है, हम किसी साल के शुरू में खड़े हैं, तो जो उस कस्टमर को 4000, उस दुश्मन को 4000 यूनिट्स बना के देने हैं, तो अपने 6 भी बनाने कि नहीं बनाने? वो 6 भी हमने बनाने थे और 15000 के बेचने थे। इसकी वजह से वो हमें 14.5 का बेचना पड़ेगा, तो 500 वहां नुकसान होगा इसकी वजह से। तो हम यहाँ सब कुछ फ्यूचर ही की बात कर रहे हैं ना। अच्छा, ये डिसीजन मेकिंग में हम जो भी इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं ये पास्ट है, ये सब फ्यूचर है।
ये सब ये बात हो रही है कि अब इस फर्ज करें हम 2023 के शुरू में खड़े हैं और 2023 का डाटा है, तो सारी बात ही ये हो रही है कि 23 में जो 6000 यूनिट्स बनाएंगे या 4 बनाएंगे ना बनाएं, सारा फ्यूचर ही डिस्कस हो रहा है। पास्ट तो जो होना था वो हो गया डिसीजन, लेकिन हम बस पर इसी एनएम की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ किसी एक साल के लिए सारा कुछ बात कर रहे हैं। ये हर साल की बात नहीं हो रही, ये हम किसी एक साल की कैलकुलेशन कर रहे हैं सामने। अच्छा जी, एक आसान सा सवाल और कर दें यार। सर हमारे इतने एडिशनल खर्चे हो रहे हैं तो हमें ये नहीं चाहिए कि हम अपनी जो सेल की वैल्यू बढ़ा दें। देखो सवाल में बताया नहीं ना कि हम कितने रुपए का बेचेंगे, तो वो तो बस 15,000 रुपये ले लिया, 15,000 रुपये भी फ़ायदा ही है। अगर कोई वैल्यू बढ़ानी होती तो सवाल वाला बता देता। अब आप आ जाइए एक सवाल, लॉस कैसे आ जाएगा वहाँ? मतलब कि आप 500 हम कम पे उसको सेल करेंगे सर 1000 यूनिट्स डिस्काउंट से। अगर वैसी वो निकाल तो लिया हमने डिस्काउंट सारा, वो लिया तो है उधर, जो 500 रुपये सस्ता बेचेंगे वो ले लिया ना वहाँ पर। लेकिन जब एक्चुअल में मतलब कि अपने प्रोडक्ट्स बेचेंगे तो जब उन पे लॉस आ जाए तो वो यहाँ कंसिडर कर लिया ना सारा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए प्रोडक्ट की प्राइस तो लो हो गई है, इस साल कम आए लेकिन नेक्स्ट ईयर तो ये प्राइस इतनी रहेगी। लेकिन हम पढ़ नहीं रहे ना लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, उसमें फिर आगे देखना पड़ता है कितने साल। ऑटम 13 यानी सितंबर 2013, अच्छा छोटा सवाल कराऊं कि बड़ा सवाल कराऊं? बड़ा क्वेश्चन। चलें ठीक है, मुनासिब सा क्वेश्चन करते हैं। सितंबर 2013, सितंबर 2013 क्वेश्चन नंबर 2। सितंबर 2013 क्वेश्चन नंबर 2, डिज़ाइन लिमिटेड। पढ़िए, मैं करता हूं।
डिज़ाइन लिमिटेड 2 प्रोडक्ट्स बनाता है, ऑलिव और मिंट, और 30 जून 2013 ईयर की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है टेबल में। पर यूनिट सेल प्राइस बताई है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट बताई है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट बताई है, फिक्स कॉस्ट है, नंबर ऑफ यूनिट जो एक साल में बेचते हैं वो है। चूंकि फैक्ट्री में जगह है, ये टेबल के नीचे वाली लाइन दूसरा सेंटेंस, डीएल इज करंटली ऑपरेटिंग एट 75% ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, यानी अभी जगह बाकी है। इसलिए मैनेजमेंट ने सोचा है कि इस जगह को किसी तरह से इस्तेमाल करें। इन ऑर्डर टू यूटिलाइज द स्पेयर कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, द मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैज सजेस्टेड द फॉलोइंग ऑप्शंस टू द मैनेजमेंट। ऑप्शन 2 बता रहा हूं पहले, और अगर आपकी शक्लें इजाज़त देंगी तो फिर ऑप्शन 1 करूंगा, नहीं तो मैं कल करूंगा। ऑप्शन 2 बता रहा हूं पहले। रिक्वायरमेंट क्या है कि इन ऑप्शन में से कौन सा बेहतर है, यहीं पर रुक के कैसे फैसला होगा? दोनों ऑप्शंस की हमें रेलेवेंट इनकम्स, रेलेवेंट एक्सपेंसेस लेने हैं। अगर दोनों ही प्रॉफिटेबल हुए तो बस ये इतनी सी बात है, ये होती है डिसीजन मेकिंग। देखें ऑप्शन 2 ये है कि एक नया प्रोडक्ट बना लेते हैं सालसा, और ये बिकेगा 380 का, और कितने बेच लेंगे साल में? 80,000, और इसको बनाने पे कुछ वेरिएबल खर्चा भी आएगा, तो सेल प्राइस इंटू 80,000 सेल्स बन जाएंगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंटू 80,000 वेरिएबल खर्चे आ जाएंगे, और ये 32 लाख रेलिवेंट होगा कि नहीं? क्यों? इट वुड रिजल्ट इन एडिशनल फिक्स कॉस्ट। बिल्कुल, बस ठीक है, 3 लाइन ही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 सितंबर 13 ऑप्शन 2। अच्छा, अभी मैंने आपको बोला तो है सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन अभी आप डिसीजन मेकिंग में आगे चलेंगे ना, हम जनरली ये काम किया करेंगे कि जहां भी हमने सेल प्राइस भी लेनी हो, वेरिएबल खर्चे भी लेने हो, वहां पर आप देखेंगे हम सवालों में जगह बचाया करेंगे और कंट्रीब्यूशन लिया करेंगे। सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट दोनों होंगी ना रेलिवेंट कि नहीं? तो हम लोग सेल्स को भी यूनिट से मल्टीप्लाई करने की बजाय, वेरिएबल कॉस्ट को भी यूनिट से मल्टीप्लाई करने की बजाय कंट्रीब्यूशन को कर लिया करेंगे। ये अब से ऑनवर्ड हम कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा यूज किया करेंगे। टोटल कंट्री, इसका मतलब मार्जिनल एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, ये सिर्फ 2 लाइनें बचाई जा रही हैं। तो डिसीजन मेकिंग में ये बहुत ज्यादा होगा, इसलिए मैं अभी से ही आपको इसी की आदत डाल रहा हूं। टोटल कंट्रीब्यूशन अगर हम साल से बेचते हैं, साल से तो साल में कितने बेच लेंगे? 80,000 इनटू किससे मल्टीप्लाई करूं? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, है ना? कंट्रीब्यूशन क्या होती है? सेल प्राइस माइनस, हाँ तो अभी भी वही होती है। तो सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कर लें तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगी ना, तो मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैंने ये कहा है कि हम सेल्स लिखते, जिस तरह अभी यहां लिखा था, मैंने 4000 यूनिट्स की सेल लिखी थी, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल लिखे थे। वो 4 लाइनें लिखने की बजाय मैं ये भी कर सकता था कि 15,000 में से माइनस करता 3500, माइनस करता 4900, माइनस करता 2000, जो आंसर आता इसको 4000 से मल्टीप्लाई कर देते। ये भी कर सकते थे कि नहीं? तो ये कर लिया करेंगे हम डिसीजन मेकिंग के अंदर कि हम सेल्स और वेरिएबल खर्चे अलग अलग लिखने की बजाय अक्सर कंट्रीब्यूशन को यूज किया करेंगे। ये कहा है मैंने। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेते हैं, उसको 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्या रेलिवेंट है ऑप्शन 2 में? फिक्स कॉस्ट है रेलिवेंट कि नहीं है? कितनी? 3200। एक साल सा कितने का बेचेंगे? वो हमें कितने का कॉस्ट करेगा जी? 40% ऑफ किसका? ऑलिव की वेरिएबल कॉस्ट का या ऑलिव की वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट का? जस्ट वेरिएबल कॉस्ट लिखा है या वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट लिखा है?
जस्ट वेरिएबल कॉस्ट लिखा है, तो ऑलिव हमें 520 प्लस 40 का कॉस्ट करेगा। देखें ऊपर टेबल में वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 520 है और सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट भी तो है, तो ये वेरिएबल नहीं है। सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल है फिक्स्ड है? वेरिएबल है। तो 520 भी है 40 भी है, तो ऑलिव की वेरिएबल कॉस्ट 560 है। अगर ऑप्शन 2 में लिखा होता ना कि वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू 40% ऑफ द वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑलिव, फिर हम 520 लेते 520, लेकिन कहा है 40% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ऑलिव बस। तो ऑलिव की कितनी है वेरिएबल कॉस्ट? 560 224 150, ये 156 1248। ये ऑप्शन 2 है। अब ऑप्शन 1, जी जी कंट्रीब्यूशन में कौन सी फिक्स कॉस्ट थी? तो वो तो हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं ना, क्यों करें? तो रेलेवेंट क्या है इसमें से? जो एक्स्ट्रा पड़ेगी वो रेलेवेंट है ना। अगर हम ऑप्शन 2 पे जाते हैं तो ऑलिव और मिंट को बनाने के जो अभी खर्चे होते थे, अभी जो फिक्स कॉस्ट पड़ती थी, वो रेलेवेंट है। हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, उस पे एक्स्ट्रा इतना खर्चा पड़ेगा, वो रेलेवेंट है। तो इसलिए ऑप्शन 2 के अंदर हमने बस ये चीजें ली। ठीक है, ऑप्शन 1 कल करूंगा क्लास में। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।